तो इससे पहले हमने बात की एक तो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन की, राइट, देन बेसिस सेट, देन एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स की बात की। देन सेल्फ कंसिस्टेंट इटरेशंस कि एक पर्टिकुलर एटॉमिक पोजीशंस के लिए कि मिनिमा कैसे आएगा, वो SCF इटरेशंस आएंगी। ये SCF सेल्फ कंसिस्टेंट इटरेशंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे जनरली हमने 2000 स्टेप्स रखे हुए हैं। तो 2000 स्टेप में जनरली क्या होता है कि वो कन्वर्ज कर जाती है वैल्यू, अगर ना करे देन यू कैन इंक्रीज इट। अगर जल्दी कन्वर्ज कर जाए तो ये उससे पहले ख़त्म हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर CG स्टेप के लिए। देन ये आता है डेंसिटी मैट्रिक्स मिक्सिंग वेट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर तो वैल्यू कन्वर्ज हो रही है ज़ीरो की ओर SCF इटरेशन में तब तो ठीक है, अगर नहीं कन्वर्ज कर रही है तो आप 0.10 की बजाय 0.05 ले सकते हो, 0.01 ले सकते हो। बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.25 मिक्सिंग वेट की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप पूरे फोर्सेस को भी चेंज कर सकते हो, ये 3 है, यू कैन मेक इट 4 और 5 अगर कन्वर्जेंस का इशू आ रहा हो, बट 3 इज सफिशिएंट। अगला आता है DM टॉलरेंस, ठीक है, -5 रखी है, मीन्स 10 इसका मतलब है इट इज़ 10⁻⁻5 टॉलरेंस है। आप इससे कम भी कर सकते हो। बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू -4 है। अगर ज़्यादा कन्वर्जेंस चाहिए, बेटर रिजल्ट चाहिए, जैसे मान लो आपने फोनोन कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए -5 या -6 रखते हैं DM टॉलरेंस। देन आता है मैश कट ऑफ। मैश कट ऑफ का पैरामीटर भी हम क्या करते हैं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 50 ले सकते हो, यू कैन स्टार्ट विथ 50 देन 100, के बाद यू कैन ट्राई विद द 100, 150, 200, 250, 300, 350, इवन यू कैन टेक हायर वैल्यूज़। जैसे जैसे हम हायर वैल्यूज़ लेते जाएंगे कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शुरू में क्या होता है, जैसे मान लो आपने 50 से स्टार्ट किया तो एनर्जी मान लो ये आ रही थी, शुरू में एनर्जी फ्लक्चुएट करती, फिर ये कन्वर्ज कर जाती है। तो 250 के बाद ये कन्वर्ज होनी शुरू हो जाती है, 250 के बाद इधर को। तो बेटर है कि हम 300 लें या 250 लें या 350 लें, इसमें आपके रिजल्ट्स रीजनेबली गुड आते हैं। ये मैंने कुछ लेक्चर्स में बताया कि मैश कट ऑफ कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो ये मैश कट ऑफ, ये एनर्जी वर्सेस मैश कट ऑफ का ग्राफ ऐसे आप कर सकते हो। मतलब ट्रायल के लिए जब हम शुरू में पैरामीटर सेट करते हैं तो ये पैरामीटर आपका होना चाहिए। तो 300 इज़ द बेस्ट या 350। 250 के बाद कन्वर्जेंस स्टार्ट हो जाती है तो हम थोड़ी सी हायर वैल्यू ले रहे हैं। बहुत हायर वैल्यू लेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा, तो हमें टाइम भी बचाना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर होते हैं, ये रूम टेम्परेचर नहीं है, ये स्मीयरिंग टेम्परेचर होता है फर्मी ड्राक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब फर्मी वगैरह के लिए होता है, ठीक है। ऑक्यूपेशन फंक्शन ये FD फर्मी ड्राक, तो ये बता रहा है कि हम जो हैं इसमें फर्मी ड्राक या कैलकुलेशन जो एक तरह से या फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बिकॉज हम किसके साथ डील करें, वी आर डीलिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरे ड्राक ने क्या किया था, ड्राक ने रिलेटिविस्टिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था। सो दैट मीन्स रिलेटिविस्टिकल, और हम सूडो पोटेंशियल भी रिलेटिविस्टिक लेते हैं जब हमने स्पिन को इंक्लूड करना है, बिकॉज रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या हुआ, जब भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिलेटिविस्टिकली सॉल्व करते हैं, जो ड्राक ने फॉर्मुलेशन दी, तो इसमें एक एडवांटेज क्या हुई, इसमें हमने फाइन स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो गया। और फाइन स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन होता है, LS कपलिंग का हम यूज़ करते हैं फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। सो दैट मीन्स LS कपलिंग ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाती है जब भी हम रिलेटिविस्टिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये आते हैं हाई सिमेट्री पॉइंट्स, ठीक है। हाई सिमेट्री पॉइंट्स
रेसिप्रोकल स्पेस में हाई सिमेट्री पॉइंट्स होते हैं जिसके अलॉन्ग हम ये बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं। देन ये आता है 1 to 50 50 50। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो आपके पास ये E वर्सेस के ग्राफ है। बैंड स्ट्रक्चर का मतलब है E वर्सेस के ग्राफ, ये एनर्जी आ जाती है, ये के आ जाते हैं। मान लो ये गामा है, ये पॉइंट M है, ये K है, ये गामा है। ऐसे आता है बैंड स्ट्रक्चर। ये बैंड स्ट्रक्चर मान लो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये बैंड स्ट्रक्चर आ रहा है और मान लो ये फर्मी लेवल है, लेट अस अज्यूम। तो ये गामा क्या था, एक पॉइंट आया, तो गामा से एम के बीच में आपने कितने पॉइंट्स लिए, मीन्स यू आर टेकिंग 50 पॉइंट्स। गामा पहला पॉइंट हुआ, गामा से एम कितने पॉइंट्स लिए आपने, 50 डाटा पॉइंट्स लिए। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। ये तो पोजीशन आई ना, फिर 0 0 0 0.5 0 0 0.33 ये, ठीक है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की डायमंड लाइक जो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर होता है ग्राफिंग के, तो ये तो उसका है 2D शीट के हाई सिमेट्री पॉइंट्स हैं। बट ये 50 क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स। फिर M से K कितने पॉइंट्स लिए, 50। फिर K से गामा कितने लिए, 50 पॉइंट्स लिए। तो इसके बीच में कितने पॉइंट्स है, 50 पॉइंट्स लिए। ये इसका मतलब ये है। आप इसको 25-25 भी, कई जगह आपको 1 20 20 30 इस तरह से भी मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ पॉइंट सफिशिएंट हो कि आपको यहाँ ग्राफ स्मूथ दिखे। ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसे पॉइंट्स, मान लो गामा और एम के बीच में आपने 2 ही पॉइंट लिए, तो आपको कर्व की बजाय कैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। हमें स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिखनी, हमें क्या चाहिए, स्मूथ कर्व चाहिए। तो स्मूथ कर्व के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द सफिशिएंट नंबर ऑफ डाटा पॉइंट सो दैट वो स्ट्रेट लाइंस की बजाय आपको स्मूथ कर्व दिखे, ठीक है। ये मीनिंग उसका ये है। देन आफ्टर दैट ये के ग्रिड कट ऑफ क्या बताते हैं, के ग्रिड कट ऑफ बताता है कि हम रेसिप्रोकल स्पेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, अगर मैं सिंपल सा एक आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ। इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, न्यूमेरिकली हम किसी भी रीजन को, जैसे मान लो आपने एरिया निकालना है, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू टू कैलकुलेट एरिया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, जैसे मान लो ये रीजन था, इसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको फाइन मैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वली स्पेस्ड होती है जनरली, ये ऐसे ऐसे करते हो ना, ठीक है। ये हमने फाइन मैश बना ली, तो इसको क्या करते हैं, डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई आई, ठीक है। ये मान लो क्या है, ये डेल्टा वाई आई हो गया और ये डेल्टा एक्स आई हो गया। इससे इसका एरिया निकल जाएगा, अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट होगा, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये था 15 15 1, ये जो 1 है वो क्या था, 1 के पॉइंट किस डायरेक्शन में लिए, जेड डायरेक्शन में। और जेड डायरेक्शन क्या थी हमारी, अब ये थी 2D लेयर थी। ये एक्चुअली जो हमने सिस्टम लिया था वो 2D लेयर थी, और वो लेयर खुद को XY डायरेक्शन में रिपीट कर रही थी। मीन्स ये 2D लेयर थी आपकी, और इस डायरेक्शन में क्या था, वैक्यूम था। रफली 15-20 एंगस्ट्रॉम का वैक्यूम था इस डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स जब आप रेसिप्रोकल स्पेस लोगे, अब जैसे ये सेल था आपका, ये सिमुलेशन सेल था, इस डायरेक्शन में तो वैक्यूम थी, Z डायरेक्शन में क्या था, वैक्यूम था। तो Z डायरेक्शन मीन्स लार्ज था इन कंपैरिजन टू X एंड Y। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर जा रहा हूँ, इसके मैं लैटिस वेक्टर नोट कर रहा हूँ कि X और Y क्या क्या थे। ये देखना जरा यहाँ पे,
मेरे पास सेल कौन सा है, ये सिमुलेशन सेल है मेरे पास। जैसे ये सेल है आपके पास, इस सेल में अगर देखा जाए तो ये था 3.283x, ठीक है, ये सिमुलेशन सेल था, और ये 12 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये था। ये तो ये कितना था 3.283, ये कितना था 3.283। ये सेल खुद को इतना बड़ा सेल लिया हुआ है, ये मैंने ऐसा सेल था। ये सिमुलेशन बॉक्स कितना बड़ा था, इस तरह से था ये, इट्स लाइक दिस। तो ये कितना था 12.295। तो जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये स्मॉलर वैल्यूज थी, स्मॉलर वैल्यू का रेसिप्रोकल लार्ज आता है, ठीक है। रेसिप्रोकल स्पेस की बात हो रही है, तो इसका रेसिप्रोकल लार्ज होगा। जैसे 1.3283, इसका रेसिप्रोकल 1.3283, निकालना जरा रेसिप्रोकल 1/12.295, कितना आ रहा है ये, इस 3.283 0.3045 0.3045, और इसका कितना आ रहा है 0.01833। तो ये देखो इसके कंपैरिजन में कितना कम है, ये कितना कम है। रेशियो लो इनकी जरा, इसकी रेशियो लो, इसको इससे डिवाइड करो जरा, इसको इससे डिवाइड करो, तो कितना स्मॉलर है वो पता चल जाएगा। सो एक तरह से ये कैसा हो रहा है कि जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, ये तो वैल्यू बड़ी आ रही है, बट इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कितनी है, इट्स वेरी स्मॉल, इट्स वेरी स्मॉल, ऐसे आएगा। ये रियल स्पेस था, मैं ऐसे जस्ट आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। ये रेसिप्रोकल है, तो जब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो मुझे फाइन मैश की एक्स और वाई में ज़रूरत पड़ेगी, जेड में तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जेड में सेल का साइज बड़ा था और वैक्यूम है। सो इसलिए मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल स्पेस को इंटीग्रेट करने के लिए 15-15-1 ये मैश ली मैंने, के ग्रिड नॉन कॉस्ट बैकअप में हमने ये लिया रेसिप्रोकल स्पेस को इंटीग्रेट करने के लिए। तो रेसिप्रोकल स्पेस को इंटीग्रेट करना पड़ता है एक्चुअली हमें, तब बैंड स्ट्रक्चर आता है। अगर आप फॉर्मूला देखो, ब्रिलियन जोन ऊपर ब्रिलियन जोन, ठीक। सो दैट्स व्हाट वी डिड हियर। इज दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, हाँ, अगर मान लो तीनों डायरेक्शन में क्या होता, तभी तीनों डायरेक्शन में मान लो क्या होता कि स्मॉल साइज होता, तो 15x15x15 लेना पड़ना था मुझे। अब एक और तरीका बता रहा हूँ, एक और थंब रूल बता रहा हूँ आप लोगों को। सपोज करो मेरे पास ये सिंगल यूनिट सेल था, मेरे पास क्या था, एक सिंगल यूनिट सेल था, 3 ही एटम थे ना यूनिट सेल में। जैसे मान लो ये यूनिट सेल था मेरे पास, जस्ट इमेजिन ये यूनिट सेल आपने चूज किया हुआ था, बट आपने क्या किया, ये तो है एक एटम या 2-3 एटम वाला सेल है, मान लो इसको मैंने 2 डायरेक्शन में रिपीट कर लिया। जैसे सपोज करो आपने इम्प्यूरिटीज डोप करनी है, तो इम्प्यूरिटी डोप करने के लिए आप क्या करते हो, सेल का साइज बड़ा कर लेते हो। मान लो सेल का साइज आपने क्या कर लिया, 6x6 कर लिया। जो 6x6 कर लिया, सो दैट मीन्स नाउ यू आर इंक्रीजिंग सेल साइज इन 2 डायरेक्शंस, 6x6। तो रियल स्पेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, रियल स्पेस बढ़ेगा अगर आप 6x6 सेल लो, यूनिट सेल लो 2D का केस में, और जेड में तो 1 ही रहेगा के पॉइंट। अब आपने क्या किया, 6 टाइम्स रियल स्पेस को बढ़ा दिया, ऑब्वियस ही बात है रेसिप्रोकल स्पेस उसी अमाउंट से डिक्रीज कर जाएगा। तो वहाँ के पॉइंट 15-15 की बजाय आप 5-5-5 से भी काम चला सकते हो, 3-3-3 से भी काम चल जाएगा। क्लियर पॉइंट समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं, जब रियल स्पेस बढ़ जाता है तो उसके प्रोपोर्शन में रेसिप्रोकल स्पेस आप कम भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि के पॉइंट्स कितने लेने हैं। अगला जो पॉइंट आता है, अगला ये है,
कैसे डिसाइड करोगे? अब सपोज करो ये था, एक तो पता है कि जिस डायरेक्शन में वैक्यूम है उस डायरेक्शन में 1k पॉइंट आएगा, बट दूसरी में 15 लेना है कि कितना लेना है वो कैसे डिसाइड होगा? तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी कैलकुलेशन करते हैं। सपोज करो पहले मैंने 1 लिया k पॉइंट, फिर मैंने 2 लिया, फिर मैंने 3 लिया, 4 लिया एंड सो ऑन। मान लो मैं 20 तक चला गया। तो जब हम एनर्जी वर्सेस k पॉइंट्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि शुरू में एनर्जी में फ्लक्चुएशंस आ रही थी और वो फिर कन्वर्ज कर गई। तो रफली 7 या 8 के बाद वो कन्वर्ज करनी शुरू कर देती है, ठीक है। हाँ, 15 के बाद वो ऑलमोस्ट स्मूथ हो जाती है, सिंगल लाइन आ जाती है। यहाँ पे फिर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो हम कौन सा चूज़ कर रहे हैं? 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, या 20 ले सकते हो, आप 10 ले सकते हो, तीनों में रिजल्ट ठीक ठीक ही आएंगे, ठीक है। मतलब हमें वो के पॉइंट्स लेने हैं, जैसे मान लो अभी आपने मान लो 5 लिए, वहाँ से भी एनर्जी वही आ रही है, 6 लिए उससे भी वही आ रही है, 10 लिए उससे भी वही आ रही है। हाँ, डेसिमल के तीसरे चौथे प्लेस तक फ़र्क पड़ रहा है एनर्जी में मान लो। तो अब बेटर है कि आप 10 लेने की बजाय 6 लेने की बजाय 5 से काम चलाओ, क्योंकि कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी कम पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं कैलकुलेशन होने में और ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। दिस इज़ ए वे टू चूज़ के पॉइंट्स। ये मैंने करके बताया, जो और लेक्चर्स हैं मेरे यूट्यूब में उसमें ये चीज़ मैंने बताई हुई है, एनर्जी वर्सेस के पॉइंट्स का ग्राफ। तो ये मेन पैरामीटर्स हैं जो हम लेके चलते हैं, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट के पॉइंट्स होते हैं, तो बेटर है कि इसको हम इसी तरह से लें। अगर कम लेंगे तो कई बार क्या होता है कि बैंड स्ट्रक्चर के साथ डेंसिटी ऑफ स्टेट मैच नहीं करती, तो बेटर है कि आप इन पैरामीटर्स को इसी तरह से लो। हाँ, ये मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, फोर्स टॉलरेंस जनरली हम 0.01 रखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्योंकि फोर्स क्या होती है, 0 को आती है, एनर्जी मिनिमम होती है, फोर्स 0 होती है जब स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। अगर आप ग्राफ देखो लिनार्ड जोन पोटेंशियल को जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम हम एक ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये आ गया और एक ये आ रहा है, तो मान लो ये फोर्स वाला ग्राफ है और ये एनर्जी वाला ग्राफ है। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का ग्राफ ऐसे आता है और इसका टोटल हमारे पास इस तरह से आपने देखा होगा, ये आ रहा है, ठीक है, ये आता है। और इसको अगर हम देखें इस तरह से, बट एनर्जी के केस में भी ये ग्राफ आपको कुछ इसी तरह का दिखेगा, बट जब आप इसको प्लॉट करते हो तो ये ऐसे आता है। तो देखो, जहाँ फोर्स मिनिमम हो रही थी वहाँ पे एनर्जी यहाँ पे मिनिमम हो रही है। एनर्जी का मिनिमा और फोर्स 0, फोर्स ऑलमोस्ट 0 और एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, जब सिस्टम स्टेबल होता है। देन ये आता है अगला पैरामीटर, आपके पास सीजी स्टेप कितने होने चाहिए। जब तो हम स्ट्रक्चर वेक्टर्स को रिलैक्स करते हैं तब तो हम सीजी स्टेप 0 रखते हैं, बट जब हमने सेल्स को रिलैक्स करना है तब हम एटम्स को मूव करवाते हैं, तो सीजी स्टेप आपको बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। जब आप अकेले मॉलिक्यूल को रिलैक्स करो तब भी आपको सीजी स्टेप रखने पड़ते हैं। तो उस केस में जब हमने एटम्स को मूव करवाना है फिर मिनिमा ढूंढना है, तो उस केस में हम सीजी स्टेप को 1000 भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर जल्दी स्ट्रक्चर रिलैक्स हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सिमुलेशन बंद हो जाएगी। वेरिएबल सेल भी ट्रू होता है। वेरिएबल सेल वाला जो ब्लॉक है, अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो इसमें सेल भी, एटम भी चेंज मूव करते हैं और सेल भी मूव करता है, सेल भी चेंज होता है, बट इसको हम अवॉइड करते हैं। थंब रूल क्या है कि पहले वेक्टर्स को रिलैक्स करो फिर एटम्स को रिलैक्स करो। और ये नीचे वाले ब्लॉक जो है वो डायलेक्ट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करना हो, जैसे डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, रियल पार्ट निकालना हो, इमेजिनरी पार्ट निकालना हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट हेयर, बट आप इसको भी कर सकते हो। देन चार्ज डेंसिटी के प्लॉट्स अगर आपने करने हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो ये चार्ज डेंसिटी अगर डेंचर से प्लॉट करनी है तो उसके फ्लैग्स हैं, ये मैंने कमेंट किए हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, स्ट्रक्चर को रिलैक्स करना, उसका बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना, ठीक है। अब एक और ललिता ने क्वेश्चन पूछा था कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि नया स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। सो लेट मी टेक हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल।
ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, ठीक है। लेट मी हियर, जैसे मान लो MOS2 है, सपोज करो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे पता है MOS2 का स्ट्रक्चर क्या है, ये S है, एक यहाँ बैठा हुआ एक यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा MOS2 का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही पॉसिबली WS2 का भी हो सकता है, WSC, क्योंकि ये एक ही ग्रुप में बैठे हुए और ये भी एक ही ग्रुप में बैठे हुए, तो ऑलमोस्ट वैसा जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये नहीं पता, जैसे मैं आप बोल रहा हूँ जैसे SG है, SG एटम है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो मैं SG S2 का भी एक स्ट्रक्चर ट्राई कर सकता हूँ। एटम्स की अरेंजमेंट वैसी होगी जैसी MOS2 में है, बट लेटिस वेक्टर चेंज करेंगे, सूडो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, क्योंकि सूडो पोटेंशियल तो उन एटॉमिक स्पीशीज का चाहिए, और लेटिस वेक्टर वैसे होंगे, तो हम क्या करेंगे, मिनिमा ढूंढने की कोशिश करेंगे SG/S2 के केस में। अगर मेरे पास मिनिमा आ जाता है, मिनिमा आने के बाद इस पोजीशन के लिए मैं अगर फोनोन कैलकुलेशंस कर लूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तो इसका ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इसके फोनोन अगर पॉजिटिव आते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रक्चर भी फ्यूचर में बन सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसी तरह से आप अगर देखो एक्सपेरिमेंटली, मान लो इस ग्रुप का एक एलिमेंट उठा हुआ है, एक ग्रुप इसका बैठा हुआ है, ये 3 एटम मान लो ये थे, लेट अस इमेजिन MgAl और Br, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, MgAl और Br, इन तीनों से कोई कंपाउंड बना हुआ है मान लो, तो आप ट्राई कर सकते हो बेरियम से ट्राई कर सकते हो, इंडियम से ट्राई कर सकते हो, आप आयोडीन से ट्राई कर सकते हो, आप क्लोरीन से ट्राई कर सकते हो, आप अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स, उसी स्ट्रक्चर में वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या ये जो नया स्ट्रक्चर है क्या इसमें मिनिमा मिल रहा है। अगर मिनिमा आ रहा है और आपके फोनोन पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि ये पॉसिबली नया स्ट्रक्चर हो सकता है। एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट्स को आइडिया दे सकते हो कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का भी आइडिया लगता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक तो मैंने आप लोगों को ये FDF के बारे में बताया, कैसे नया स्ट्रक्चर ढूंढा जाता है उसके बारे में बताया, ठीक है। मैग्नेटिज्म का तो आप लोगों को पता है ही कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट और अप और डाउन स्पिन के अगर अलग लगाए तो मैग्नेटिक मोमेंट है। कौन सा एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आप देख सकते हो, चार्ज डेंसिटी से, मोलिकुलर चार्ज पॉपुलेशन से, या स्पिन वेक्टर से। अब दूसरी चीज़ आती है कि जितनी भी एटॉमिक स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी कैलकुलेशन में, तो उन सब का हमें क्या करना पड़ता है, उन सब का हमें सूडो पोटेंशियल जनरेट करना पड़ता है। अब कोड्स की एक तो मैंने अभी शुरू में क्लासिफिकेशन बताई, प्लेन वेव बेस्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल बेस्ड। दूसरी आती है कि इलेक्ट्रॉन और आयन को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आयन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी भी सिस्टम को देखूं, उस सिस्टम में एक तो बैठा हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन दो तरह के हैं। अब ये तो न्यूक्लियस आ गया पूरा के पूरा, और ये जो दो मुझे मिल रहे हैं तो ये क्या है, ये कोर आ गया और ये आ गया बैलेंस, ये वाला, ठीक है। न्यूक्लियस, कोर और बैलेंस, जितने भी मटेरियल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मटेरियल्स, चाहे वो नैनो मटेरियल है चाहे बल्क मटेरियल है, वो मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, मेनली डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन पे डिपेंड करते हैं वो प्रॉपर्टी सारी के सारी। तो एक तो तरीका है कि मैं सारे पूरे के पूरे एटम को एज ए होल कंसीडर कर लूँ, मतलब मैं हर एक इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लूँ। अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन को एज ए होल कंसीडर कर रहा हूँ तो उन कोड्स को बोलते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन कोड, ऑल इलेक्ट्रॉन
calculations. Means they are the full potential code. नो डाउट रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं इनके फुल पोटेंशियल कोड्स के, ठीक है. इसमें कोड है ALK कोड, एल्क कोड, बट कंप्यूटेशनल कॉस्ट बड़ी हाई चली जाती है, ठीक है. तो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स वगैरह उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए ये इस तरह की ज़्यादा अच्छा रहता है. बट अगर आपको एस्टीमेट चाहिए बड़े डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, डिफरेंट डायमेंशनलिटीज़ के मटेरियल स्टडी करने हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है, तो उसके लिए फुल पोटेंशियल कोड्स हमारे काम नहीं आते. तो हम क्या करते हैं, सूडो पोटेंशियल बेस्ड कोड्स का यूज़ करते हैं. तो दो तरह की बात, एक तो फुल पोटेंशियल बेस्ड कोड्स हैं और सूडो पोटेंशियल बेस्ड कोड्स हैं. सिएस्टा, क्वांटम एस्प्रेसो, बास्प, ये सारे सूडो पोटेंशियल बेस्ड कोड्स हैं, ठीक है. तो सिएस्टा में हम सूडो पोटेंशियल बने बनाए भी मिलते हैं, बट वो जितने भी सूडो पोटेंशियल आपको मिलेंगे वो रिलेटिविस्टिक नहीं होते हैं, वो सिंपल सूडो पोटेंशियल होते हैं. रिलेटिविस्टिक सूडो पोटेंशियल आप खुद जनरेट कर सकते हो एटम कोड की हेल्प से. तो इसमें आपको सूडो पोटेंशियल टेस्ट करना होता है. एक तो इस ऑल इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करना पड़ता है, इसको इसकी आइगन वैल्यू एनर्जीज कंपेयर करनी पड़ती हैं. ग्रेप कमांड से आता है एटम कोड में, अगर आप मैनुअल देखो एनर्जीज देखनी पड़ती हैं, ठीक है. और उसके बाद उसको आपने किसी मटेरियल के ऊपर टेस्ट करना है जो ऑलरेडी आपको पता है, ताकि आप ये बोल सको कि हमने वो रिजल्ट रिप्रोड्यूस किया, तब हम उस कोड का, उस सूडो पोटेंशियल का फर्दर यूज़ कर सकते हैं. तो टेस्टिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है. तो दो तरह के कोड्स हुए सूडो पोटेंशियल. अब सूडो पोटेंशियल क्या था, सूडो पोटेंशियल में क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस प्लस कोर, इनके इफेक्टिव इन्फ्लुएंस में कौन बैठा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं. तो सिर्फ हमें किसको देखना है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, इसको इफेक्टिव पोटेंशियल से रिप्लेस कर देते हैं. तो बीच वाले कोर इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती. और कुछ मेटल्स हैं जहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बहुत बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, कोर करेक्शन का, ठीक है. तो ये दो तरह की क्लासिफिकेशन हुई. एक तो ही प्लेन वे बेस्ड कोड और न्यूमेरिकल एटॉमिक ऑर्बिटल कोड्स, और दूसरे आए सूडो पोटेंशियल बेस्ड कोड. तो इसमें आता है एक फुल पोटेंशियल बेस्ड कोड और दूसरा आ गया ये सूडो पोटेंशियल बेस्ड कोड्स. और जो क्लासिकल मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के कोड होते हैं, क्वांटम के नहीं, क्लासिकल मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में न्यूटन्स इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है. तो क्लासिकल मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में डायनामिक्स कोड में जैसे लैम्प्स LAMMPS, ये लैम्प्स कोड है. इसमें हम मॉडल पोटेंशियल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है. इसमें मॉडल पोटेंशियल्स का, जैसे लिनार्ड जोन पोटेंशियल हो गया, W काबा या U काबा पोटेंशियल्स हो गया, उस तरह के पोटेंशियल्स का हम यूज़ करते हैं. वो एक इक्वेशंस होते हैं, उसमें हम पैरामीटर्स को फिट करते हैं, ठीक है. तो अल्फ़ा ओवर r⁻⁶ आता है, बीटा ओवर r⁻12 आता है. यहाँ एक जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस होता है, ठीक है. तो 12 में आई थिंक ये ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू, ये लार्जर हुई, तो ये आई थिंक नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आती है शायद इक्वेशन लिनार्ड जोन पोटेंशियल में. तो आप डिफरेंट एटम्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं. तो ये मॉडल पोटेंशियल्स होते हैं. तो आप मॉडल पोटेंशियल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्लासिकल मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में. एब इनिशियो क्यों बोला जाता है, एब इनिशियो मॉलिक्यूलर डायनामिक्स बोलने का मतलब ये होता है कि एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो एक्चुअल है, कुछ और नहीं उसमें चेंजेस किए, जो जैसे था वैसे ही एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग. सो एटम जैसे था, जैसा उसका बिहेवियर था, उसको हम एज इट इज़ कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए उसको एब इनिशियो बोला जाता है, ठीक है. टेक्निकल लैंग्वेज आपने देख लेनी है इसकी, ठीक है. सो ये कुछ एक ब्रीफिंग थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी. सो मुझे लगता है कि कुछ हेल्प होगी आप लोगों को. कुछ और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो.
नहीं है। ग्रीमे करके, जो ग्रीमे वाला है वो टेक केयर कर रहा है कि किस वंडरवाल्स पोटेंशियल के लिए है वो यूज़ किया हुआ, करेक्शन के लिए करेक्शन की जाती है वो, उसको टेक केयर करने के लिए, ताकि थोड़ा बेटर रिजल्ट आए। ठीक है, ग्रीमे। सो दैट्स ऑल। I think I have to stop now.